आज हम इस लेक्चर में रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें से हम एंटीसिमेट्रिक तक बता चुके थे और नेक्स्ट जो है हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation are on a set A is said to be transitive relation A relation R on a set A is said to be transitive relation if x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. This implies x comma z belongs to R. ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइंड किया है कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन if x comma y belongs to R and y comma z belongs to R, this implies x comma z belongs to R. यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि x y R का मेंबर्स है एंड y z R का मेंबर है तो x और z R में प्रेजेंट होना चाहिए। एक चीज याद रखना है कि यदि ये दोनों पेयर प्रेजेंट है x y और y z, तब आपको इस पे आने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। यदि इन दोनों पेयर में से एक पेयर है तो ट्रांजिटिव कोई फेल नहीं कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। यदि ये दोनों प्रेजेंट हैं तब फिर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, यदि ये नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव फेल हो जाएगा और यदि ये प्रेजेंट हो गया तो ट्रांजिटिव पास हो जाएगा। लेकिन यदि इन दोनों पेयर में से एक पेयर आया तो फिर हमें ये एक्स जेड चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा रिलेशन ट्रांजिटिविटी पास कर जाएगा। राइट, इस बात को याद रखना है। इसलिए यहां पर स्पष्ट लिखा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, सो दिस इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। राइट, इस बात को याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैं बना रहा हूं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और रिलेशन आर हमने बना दिया 1 1 2 3 3 2। और 2 2। इसके बारे में भाई आपको ये बताना है कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, इस रिलेशन को हमें चेक करने की ज़रूरत है। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें ये देखना है कि यदि इस कंडीशन को फुलफिल कर जाएंगे, इसमें कोई भी मेंबर्स की बात करेंगे जो इस शर्त को होल्ड नहीं करेगा, वो ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि 3 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज हमारी डिमांड क्या है, x कामा y बिलोंग्स टू आर एंड y कामा z बिलोंग्स टू आर, सो दिस इंप्लाइज हमारी डिमांड है कि एक्स जेड एक्स और जेड आर में बिलोंग करना चाहिए। 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन ये 3 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए दिस रिलेशन इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, विच इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, विच इज नॉट transitive relation
ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। यहाँ जो भी एग्जाम्पल हमने बनाया है, ये एग्जाम्पल हमारी इस शर्त को होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि ये शर्त ये कहती है कि एक्स वाई आर का मेंबर्स है एंड वाई जेड आर का मेंबर है, तो एक्स जेड आर में होना चाहिए। एक्स जेड आर में है नहीं, इसलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। राइट, ट्रांजिटिव रिलेशन की डिमांड है कि ये तरह की कंडीशन होंगी तभी ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। ओके, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। अब मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल जरूर दूंगा जिसमें से ट्रांजिटिव हो, एक ऐसा भी एग्जांपल आपको दर्शाऊंगा ताकि वो ट्रांजिटिव हो, और ये आपका एग्जांपल ऐसा हुआ जो ट्रांजिटिव नहीं है। राइट, सो अगला एग्जांपल्स हम फिर से बना देंगे कि वो ट्रांजिटिव पास हो जाए, एक ऐसा भी एग्जांपल दे देते हैं। ए कोई सेट है, 1 2 3 मेंबर्स हैं, आर हमने बना दिया वन का 2 से वन का 1 से थ्री का 3 से। इसके बारे में देखिए रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। एट सेल्फ पेयर वाले की हम यदि बात करते हैं, एट सेल्फ पेयर वाले एट सेल्फ कभी भी किसी रिलेशन को फेल नहीं कर सकता है। सेल्फ की बात हो रही है। एट सेल्फ पेयर 1 1 को ही केवल पार्टिकुलर देखें या 3 3 को पार्टिकुलर देखें तो ये पार्टिकुलरली किसी रिलेशन को फेल नहीं करते हैं। किसी के माध्यम से फेल कर जाए वो अलग बात है। यहाँ तो देखिए, यहाँ तो 1 यदि हम ये कहें कि 1 का रिलेशन 1 से है, x का y से है, y का z से है, तो x का z से होना चाहिए, तो 1 का 2 से होना चाहिए, 1 का 2 से यही प्रेजेंट है। इसलिए ये रिलेशन कभी भी ट्रांजिटिविटी फेल नहीं कर रहा है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है क्योंकि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, एकदम पास हो रहा है। ये सेल वाला पेयर बचेगा, ये कभी आपस में कभी डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। ये हम यहाँ कह सकते हैं कि फॉर ऑल x, y जो भी रिलेशन R में है सभी इस शर्त को होल्ड कर रहे हैं। ये शर्त होल्ड कर रहा है कि if x, y belongs to R and y, z belongs to R, so this implies x, z belongs to R, x, z belongs to R, so these relation is, ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। सो दीज रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, दीज रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन का मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया और एक एग्जाम्पल ऐसा दिया था कि वो ट्रांजिटिव नहीं था। एक एग्जाम्पल ये ऐसा भी है जिसमें ट्रांजिटिव है और वो ट्रांजिटिव नहीं था। राइट, चलिए नेक्स्ट अगला रिलेशन हम आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे। इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन ए रिलेशन और ऑन ए सेट
is said to be equivalence relation is said to be equivalence relation if it is number one reflexive, number two symmetric, number three transitive. Transitive relation. A relation or on a city is said to be equivalence relation. A relation R on a city is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric, transitive. कोई भी रिलेशन R इक्विवेलेंस कहलाएगा यदि वही रिलेशन R रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए। यदि कोई रिलेशन R सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। और जो इसको सेटिस्फाई, इसमें से किसी एक को सेटिस्फाई नहीं किया, या तो रिफ्लेक्सिव को ही फेल कर दे, या तो सिमेट्रिक को ही फेल कर दे, या फिर ट्रांजिटिविटी भी फेल कर दे, तो फिर वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस नहीं हो सकता है। इक्विवेलेंस तभी होगा जब ये तीनों के तीन रिलेशन ऑलवेज सेटिस्फाई हों। राइट, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। ये रिलेशन के लिए तीनों कंडीशन एकदम फुलफिल हैं। यदि तीनों फुलफिल होंगी तभी इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है, अदरवाइज इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। कोई भी चीज़ यदि फेल हो गई तीन में से, या तो रिफ्लेक्सिविटी फेल हो जा, या सिमेट्रिक फेल हो जा, या ट्रांजिटिव फेल हो जा, तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस नहीं हो सकता है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल पहले दूंगा कि इक्विवेलेंस है या नहीं। फॉर एग्जांपल, ए सेट हमने कंसीडर किया 1 2 3। इस सेट में 3 मेंबर्स हैं, 1 2 3। रिलेशन आर 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। इस रिलेशन को हमने लिया। आप देखिए ये आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव की डिमांड हमारी ये थी कि कोई भी मेंबर्स हम उठाएं, रिफ्लेक्सिव की ये शर्त है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए में जितने भी मेंबर हैं वो सेल्फ रिलेटेड जरूर होना चाहिए, तो ये उस शर्त को होल्ड कर रहा है। इट सेल्फ रिलेटेड है, इसलिए आर जो है हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव है। दूसरी शर्त, इसी में हम सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी कामा ए भी आर में बिलोंग कर रहा है। पहला रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव का हो गया, दूसरा रिलेशन आपका सिमेट्रिक का आपके सामने क्लियर है कि यदि 1 3 आर में है तो 3 1 भी आर में है। सो आर इज सिमेट्रिक। So R is symmetric relation। तीसरा ट्रांजिटिव, if A कामा B belongs to R and B कामा C belongs to R, this implies A कामा C belongs to R,
यदि ए भी आर में है, जैसे 3 आर में है, 3 एक आर में है, 1 1 आर में होना चाहिए, तो 1 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 का 3 से है, 3 का 1 से है, तो 1 का 3 से होना चाहिए, यही पेयर बन रहा है। 3 का 1 से है, 1 का 1 से है, तो 3 का 1 से होना चाहिए, वो भी यही पेयर बन रहा है। इसलिए ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि यदि ए बी आर का मेंबर्स है एंड बी सी आर का मेंबर है, तो ए सी भी आर का मेंबर्स होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, और ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया तो आर आपका इक्विवेलेंस हो गया। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। इक्विवेलेंस के लिए हमारी डिमांड यही है कि जो रिलेशन इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। जैसे जो रिलेशन आर की हमने बात किया है, रिलेशन आर ऑन ए सेट इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज फर्स्ट नंबर रिफ्लेक्सिव, सेकेंड नंबर सिमेट्रिक, थर्ड नंबर ट्रांजिटिव। जो ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इक्विवेलेंस होता है। और ये हमारा जो रिलेशन एग्जाम्पल हमने दिया है इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं या रिटन कर सकते हैं कि सिंस आर इज reflexive, since R is reflexive, symmetric and transitive, then these relation R is equivalence relation। चूंकि ये R तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सिंस R इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। अभी हमने इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइंड किया और उसका एग्जाम्पल भी हमने एक दिया था और ये भी दिखाया कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन था। इक्विवेलेंस रिलेशन तभी सेटिस्फाई होता है जब तीन रिलेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये हमने अभी उसको डिफाइंड भी किया और एग्जाम्पल भी दिया। अब हमारा मकसद ये है कि यदि कोई सेट में हमें कॉर्डिनल नंबर गिवन हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे हम काउंट करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बताएंगे, उस पर हमें फोकस करना है, राइट। सो हम ये मान लेते हैं कि लेट या इफ कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू n, कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू n, देन total number of equivalence relation, total number of equivalence relation, equivalence relation यदि ए सेट का कार्डिनल नंबर n है तो देन टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हम कैसे काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ द सेट, जो सेट दिया है उस सेट के जितने पार्टीशन बनेंगे, नंबर ऑफ पार्टीशन होंगे उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की जो काउंटिंग होती है नंबर ऑफ पार्टीशन से पर प्रेजेंट है, पार्टीशन पर ही डिपेंड है। तो जितने पार्टीशन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। तो हमारा मकसद है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करने का। तो ये मीन्स हमारा नंबर ऑफ पार्टीशन हमें बताना है कि पार्टीशन हम कैसे, किसी सेट के पार्टीशन कैसे फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पार्टीशन कुछ सेट के कार्डिनल नंबर कंसीडर कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्टीशन रिटर्न कर रहा हूँ जिन्हें लर्न रखना है। पहली बात तो पार्टीशन को लर्न रखना है, और फिर मैं पार्टीशन फाइंड करना भी बताऊंगा कि तुरंत की कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टीशन, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ पार्टीशन रिटर्न कर रहा हूं, उससे आपको ध्यान में रखना है। कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, और इधर नंबर ऑफ पार्टीशन, नंबर ऑफ पार्टीशन, नंबर ऑफ पार्टीशन। यदि सेट का कार्डिनल नंबर, किसी सेट का कार्डिनल नंबर 0 है तो उसके पार्टीशन 1 होंगे। कार्डिनल नंबर 1 है, पार्टीशन 1 होगा। कार्डिनल नंबर 2 है, पार्टीशन 2 होगा। कार्डिनल नंबर 3 है, पार्टीशन 5 बनेंगे। कार्डिनल नंबर 4 है, पार्टीशन 15 बनेंगे। कार्डिनल नंबर 5 है, पार्टीशन 52 बनेंगे। ओके, ये नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट मैंने रिटर्न कर दिया है, और इधर जो है नंबर ऑफ पार्टीशन रिटर्न कर दिया है। तो इन पर फोकस करिए, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट एंड पार्टीशन ऑफ द सेट, ये आपके रिप्रेजेंट हैं, इन पर फोकस करना है और इसे लर्न रखना है। ये 5 कार्डिनल नंबर तक के मैंने पार्टीशन बता दिया है, और इसी में एक बार जेईई मेंस में ये वाला आपको 4 पार्टीशन वाला, 4 कार्डिनल नंबर वाला एक सेट दिया था, और उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे थे। तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर जो मिलेंगे वो नंबर ऑफ पार्टीशन के बराबर होते हैं। तो 4 कार्डिनल नंबर का जो पार्टीशन है वो 15 है, इसलिए 15 जो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन थे, उसमें ऑप्शन भी पड़े थे, तो वही आपको इस पे टिक करना था। इतने ही आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये आपके कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट मैंने बता दिया है कि ये कार्डिनल नंबर होंगे। नंबर ऑफ पार्टीशंस जो हैं वो यहाँ मैंने रिटर्न कर दिया है। यदि सेट का, किसी सेट का कार्डिनल नंबर 0 है पार्टीशन 1 होगा, और कार्डिनल नंबर 1 है तो पार्टीशन 1 होगा। कार्डिनल नंबर 2 है, पार्टीशन 2 होगा। कार्डिनल नंबर 3 है, पार्टीशन आपका 5 होगा। कार्डिनल नंबर 4 है, पार्टीशन 15 होगा। कार्डिनल नंबर 5 है, पार्टीशन 52 होगा। नंबर ऑफ पार्टीशन हमें कैसे काउंट करना है, इस पे हमें फोकस करना है, राइट। नंबर ऑफ पार्टीशन की बात हो रही है। यहां पर नंबर ऑफ पार्टीशन की मैंने काउंटिंग दे दिया है, ये लर्न रखना है। डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको यहां ध्यान रखना है। अब कैसे फाइंड करेंगे वो मैं बता रहा हूं। नंबर ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन n+1 बराबर n+1, पार्टीशन n+1 मतलब किसी सेट का कार्डिनल नंबर n+1 है तो पार्टीशन कैसे बनाते हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ r बराबर 0 से n NCRPR, NCRPR, Pn+1 इज इक्वल टू समेशन r बराबर 0 से n NCRPR। P means number of partition of the set, right? So number of partition इस फार्मूले से आपको काउंट कर लेने हैं, इससे फाइंड कर लेने हैं, इससे याद रहना चाहिए भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस फार्मूला, इस फार्मूला को याद में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी से हम पार्टीशन फाइंड करेंगे। मान लीजिए हम किसी 3 सेट के पार्टीशन फाइंड करना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। पार्टीशन ऑफ 3 मैं निकालना चाहता हूं भाई। पार्टीशन ऑफ 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, पार्टीशन ऑफ 2+1 लिख सकता हूं, राइट। और ये पार्टीशन ऑफ n+1 का फार्मूला है, तो 2+1 का फार्मूला क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से 2 C0 और PR 2C
आर पी आर, ये फार्मूला आपके सामने बना दिया। इस समेशन को ब्रेक कर दिया जाए, समेशन को मैं ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा 2C0 P0 प्लस 2C1 P1 प्लस 2C2 P2। यहाँ से हम नंबर ऑफ पार्टीशन काउंट कर लेते हैं। ये दिस इज इक्वल टू 2C0 की वैल्यू 1 और पार्टीशन ऑफ जीरो कार्नर नंबर का पार्टीशन 1 है तो 1 इंटू 1 हो गया प्लस 2C1 की वैल्यू 2 होती है। ये मैं बता चुका हूँ, ये कहाँ बताया था, ये मैं जब आपको नंबर ऑफ सबसेट बता रहा था वहाँ मैंने बताया था इनके बारे में, सी की चर्चा किया था, वही ये सी है। सी मीन्स कम्बिनेशन बताया था और यहाँ मैं फिर से लिखे देता हूँ, एन सी 0 की वैल्यू 1 होती है, एन सी एन की वैल्यू 1 होती है और एन सी 1 की वैल्यू एन होती है। ये मैंने वहाँ लिखा था और वही चीज़ मैंने फिर यहाँ लिख दिया। तो इसको फिर से आपको याद रखना है, कम्बिनेशन से रिलेटेड है तो 2C1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, पार्टीशन ऑफ 1 मीन्स 1 हो जाएगा और 2C2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, पार्टीशन ऑफ 2 2 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और ये 5 देखिए, यदि किसी सेट का कार्नल नंबर 3 है तो पार्टीशन 5 लिखा हुआ है और आपके सामने मैंने 5 पार्टीशन बना दिया है। तो पार्टीशन कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए मैंने ये फार्मूला डिस्क्राइब किया है, इस फार्मूले पर फोकस करना है। पार्टीशन ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू समेशन ऑफ r बराबर 0 से n सी आर पी आर, इस फार्मूले को आपको दिमाग में रखना है, राइट। तो इसको दिमाग में रखिए, यहाँ से हम नंबर ऑफ पार्टीशन बता सकते हैं। जैसा कि मैंने 3 कार्नर नंबर के पार्टीशन फाइंड किए हैं, 5 पार्टीशन आए हुए हैं, इसी तरह मैं 4 कार्नर नंबर के लिए भी आपको दिखाऊंगा और जिसको कहेंगे उसके लिए मैं दिखा दूंगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि हम जिस कार्नर नंबर का पार्टीशन निकालना चाहते हैं या आपको फाइंड करना चाहते हैं उसके पहले कार्नर नंबर तक के पार्टीशन हमें आने चाहिए। उस कार्नर नंबर के पहले तक के कार्नर नंबर के पार्टीशन हमें लर्न होना चाहिए, तब हम अगले कार्नर नंबर के लिए पार्टीशन बना पाएंगे। इसलिए आपको 5 तक लर्न रखना है, इस बात को जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि वहाँ हमें डायरेक्ट मान लीजिए 4 सेट का 5 सेट का पूछ रहा है, तो यदि 4 सेट कार्नर नंबर वाले के लिए पार्टीशन बनाना है तो आपको 3 तक के पार्टीशन पता होने चाहिए कि 0 कार्नर नंबर का पार्टीशन क्या होता है, 1 कार्नर नंबर का पार्टीशन क्या होता है, 2 कार्नर नंबर वाले सेट का पार्टीशन क्या होता है, 3 कार्नर नंबर वाले सेट का पार्टीशन क्या होता है। तभी मैं 4 कार्नर नंबर वाले सेट का पार्टीशन बना सकता हूं, अदरवाइज नहीं बना पाऊंगा, राइट। तो इस बात को आपको ध्यान से रखना है, ओके। अब मैं जो है 4 कार्नर नंबर के भाई पार्टीशन आपको दिखाऊंगा, 1-2 और दिखाता हूं कैसे फाइंड करते हैं, इस पे फोकस करिए ताकि आपसे भी बनने लगे, राइट। चलिए पार्टीशन ऑफ 4 कार्नर नंबर, इसको मैं लिख सकता हूं पार्टीशन ऑफ 3 + 1 इज इक्वल टू पार्टीशन ऑफ n + 1 के लिए फार्मूला आप जानते हैं, समेशन ऑफ r बराबर 0 से n मीन्स 3 है और 3CR PR, इसका समेशन ब्रेक करेंगे। समेशन मैंने ब्रेक कर दिया तो ये हो जाएगा 3C0 P0 प्लस के 3C1 P1 3C2 P2 और तीसरा है 3C3 P3। ये हो गया भाई, 3C0 की वैल्यू 1 होती है, 3C0 1 हो गया, पार्टीशन 0 1 होता है, 3C1 की वैल्यू 3 पार्टीशन 1 1 होता है, 3C2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। NCR के लिए मैंने फार्मूला ये बताया था, NCR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन
फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये मैंने फार्मूला आपको लिखा था कब, जब मैं नंबर ऑफ सबसेट काउंट कर रहा था, वहाँ मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था। वही एक कॉम्बिनेशन है, वही फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। एनसीआर का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। यदि जनरली तीन जो लिखे हुए हैं NC0, NC1 और NCN की वैल्यू तो आप सीधे लिखेंगे, लेकिन जनरली NCR की वैल्यू फाइंड करना है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। अब एक शब्द यहाँ नया समझ में आया है, फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब है किसी भी नेचुरल नंबर में हमें फैक्टोरियल लगाना है, तो जैसे 2 मीन्स फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 मीन्स होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जिस भी नंबर में फैक्टोरियल लगा है उस नंबर का उस जगह से लेकर 1 तक के ऑल नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है, उसे कहते हैं फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 2 लगा है तो 2 से लेकर 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, 3 फैक्टोरियल लगा है तो 3 से लेकर 1 तक के ऑल नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, 4 फैक्टोरियल लगा है तो 4 से लेकर के 1 तक के ऑल नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, 5 में फैक्टोरियल लगा है तो 5 से लेकर के 1 तक के ऑल नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, राइट। तो ये आपके सामने मैंने डिफाइंड कर दिया, फैक्टोरियल भी बता दिया है। इसलिए 3C2 की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा, वो आपको यहाँ से फाइंड कर लूँगा। ये मैंने फाइंड कर लिया, 3C1 बराबर 3C2 बराबर फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2, यानी फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, और ये 1 का मतलब 1 ही होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 आ गया। यानी ये भी आपका 3C2 की वैल्यू भी 3 आ गई। पार्टीशन दो ही होंगे, 3C3 1 होता है, पार्टीशन 3 5 थे, तो ये 1 हो गया, प्लस के 3 हो गया, प्लस के 6 हो गया, और प्लस के 5 हो गया। 5 6 और 5 11, 11 3 14, और 14 और 1 15। इसलिए 4 कार्डिनल नंबर वाले सेट का जो पार्टीशन होता है वो 15 पार्टीशन होते हैं, इस बात को याद रखिए, राइट। अब पार्टीशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। आप तो मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 2 के पार्टीशन आपको दिखा दिया निकाल करके। पार्टीशन 3 फाइंड किया है, पार्टीशन 4 फाइंड किया है। बशर्ते बस इतना याद रखना है कि जिस भी नंबर का पार्टीशन हमें फाइंड करना है उसके पहले नंबर तक के पार्टीशन हमें आने चाहिए, अदरवाइज हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए 4 का पार्टीशन है तो 3 तक मुझे आने चाहिए, मुझे लर्न होने चाहिए। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि 5 तक के पार्टीशन हमें लर्न करना है। क्या करना है? लर्न करना है। उन एग्ज़ाम में आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम निकालते नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम देता है 4 या 5 तक। अभी एक बार पूछा था तो 4 कार्डिनल नंबर दिया था, आपको सीधे पता होना चाहिए, 15 में सीधे टिक करेंगे। इतने इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं जितने पार्टीशन होते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन के ही बराबर इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, इसलिए फटाफट टिक करके हम चले जाएंगे, राइट। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन जो पूछा था वही क्वेश्चन को मैं करवाना चाहूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, a set S is equal to, if the set S is equal to A, B, C, D, then total number of equivalence relation is, A ऑप्शन है 2, B ऑप्शन 5, C ऑप्शन 15, D ऑप्शन नॉन ऑफ दीज।
एक सेट दिया है, सेट का कार्डिनल नंबर ना दे करके हमने उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ही प्रेजेंट कर दिए हैं। तो इस सेट एस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं? इस एस में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। ये 4 मेंबर्स हैं, इसमें एलिमेंट 4 हैं। देन टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज ए। इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? आंसर ऑप्शन दिए हैं 2 होंगे या 5 होंगे या 15 होंगे या नॉन ऑफ दीज होगा। तो अब ये बताइए कि इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है भाई? इस सेट का कार्डिनल नंबर तो हमें मालूम है, एस का कार्डिनल नंबर 4 है। तो कार्डिनल नंबर जब 4 है तो क्या 4 कार्डिनल नंबर वाले सेट के पार्टीशन नहीं बता पाएंगे? अभी अभी मैंने फाइंड किया था। इसलिए नंबर ऑफ पार्टीशन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एस, सो नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एस इज इक्वल टू 15 हो जाएंगे। सो हेंस द इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्वल टू 15 इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगे। तो इसी 15 में हम टिक कर देंगे, इतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो हमें केवल कार्डिनल नंबर गिवन होगा या फिर पूरा सेट ही गिवन होगा। तो सेट गिवन होगा तो वहां से भी पता चल जाएगा कार्डिनल नंबर क्या है। तो ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसमें 4 कार्डिनल नंबर था, इसलिए इसके इक्विवेलेंस रिलेशन 15 बनेंगे। वो सामने आपको ये मैंने दिखाया था, चूंकि मैंने सबके पार्टीशन निकालना आपको सिखा दिया है। कोई भी कार्डिनल नंबर हो उसके हम पार्टीशन बना सकते हैं, इसलिए 5 तक के पार्टीशन आपको लर्न रखना है। वो भी मैंने आपको लिख दिया है और निकालना भी बता दिया है। इसलिए यहाँ से इक्विवेलेंस रिलेशन को हम बड़े आसानी से काउंट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट रिलेशन पे हमें फोकस करना है, ऑर्डर्ड रिलेशन। ordered relation, a relation R on a set A is said to be ordered relation if it is transitive but not equivalence relation, बट नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब कोई भी रिलेशन और ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा यदि वो क्या हो, ट्रांजिटिव हो लेकिन इक्विवेलेंस ना हो। केवल डिमांड ये है कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। रिलेशन ट्रांजिटिव हो लेकिन इक्विवेलेंस ना हो तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड रिलेशन कहेंगे। राइट, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बाकी इक्विवेलेंस नहीं होना चाहिए। इक्विवेलेंस कब होगा? जब 3 रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो हमने ये डिमांड मांगी है कि रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन इक्विवेलेंस नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव हो जाए, बाकी या तो सिमेट्रिक फेल हो जाए या फिर रिफ्लेक्सिव फेल हो जाए या फिर दोनों फेल हो जाए, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों खत्म हो जाए तो भी आपका ऑर्डर रिलेशन क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट देखता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ए कोई सेट है, आर रिलेशन में रिटर्न कर रहा हूं 1 1 या 1 2 2 1 1 1 1 1। इधर देखिए ये रिलेशन 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए,
टू का रिलेशन 1 से, टू का रिलेशन 2 से और देना पड़ेगा, टू का रिलेशन 2 से और दे दीजिए। आप किसी भी तरह जाइए, क्योंकि 1 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 1 होना चाहिए, हो गया। यदि 2 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 2 से होना चाहिए, वो भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। देख लीजिए भाई, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 1 से होना चाहिए, वही हो रहा है। मतलब ये रिलेशन देख लीजिए, ट्रांजिटिव रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ट्रांजिटिव के साथ साथ सिमेट्रिक भी है, इससे हमारी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस हो नहीं सकता, राइट। हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाए बट इक्विवेलेंस ना हो, तो इक्विवेलेंस नहीं है, विच इज ट्रांजिटिव बट नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, सो दिस इज ऑर्डर रिलेशन, राइट, विच इज ट्रांजिटिव is transitive but not equivalence relation, ट्रांजिटिव है लेकिन इक्विवेलेंस नहीं है, सो दीज रिलेशन इज ऑर्डर रिलेशन, सो दीज रिलेशन is ordered relation, these relation is ordered relation। ये ordered relation आपका क्लियर हो गया, ये ordered relation मैंने आपको दिखा दिया। कोई भी रिलेशन ऑर्डर तभी होगा जब वो ट्रांजिटिव हो लेकिन इक्विवेलेंस ना हो, राइट। नेक्स्ट एक रिलेशन और बचा हुआ है, अब आपको फोकस करना है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन a relation R on a set A is said to be partial ordered relation, partial order relation if it is reflexive, antisymmetric, and transitive, ये रिलेशन की डिमांड है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन उसे कहेंगे, ऐसा रिलेशन पार्शियल ऑर्डर कहलाएगा जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना होकर एंटी सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है वही रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा, राइट। इक्विवेलेंस रिलेशन में भी यही डिमांड थी, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव सेम थे, लेकिन यहां पर सिमेट्रिक था इक्विवेलेंस में, और पार्शियल ऑर्डर में सिमेट्रिक की जगह एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। ओके, तो ये एंटी सिमेट्रिक तीन रिलेशन सेटिस्फाई ये भी करेगा, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो दीज रिलेशन इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ओके, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी बना रहा, ये हमने कोई सेट कंसीडर कर लिया और रिलेशन R 1 1 2 2 3 3 2 3, देखिए जरा 2 3 3 3 2 3 होना चाहिए,
2 3 3 3 2 3 होना चाहिए, यही है। 2 का 3 से, 3 का 2 से, 2 का 3 से होना चाहिए। ये रिलेशन देखिए जरा, ये रिलेशन आपका 2 3 होने से 3 2 नहीं है, इसलिए इस रिलेशन को हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो है ही। रिफ्लेक्सिव में ए में जितने मेंबर हैं सारे सेल्फ रिलेटेड हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसलिए पार्स रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। एंटीसिमेट्रिक की डिमांड है कि ए एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कामा x बिलोंग्स टू r, तो x और y सेम होना चाहिए। लेकिन मैंने शर्त लगाया था कि x y r में है और y x r में है, तब x y सेम होना चाहिए। यदि x और y भर r में है, y x नहीं है, तो बराबर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये बताया था। और वो एंटीसिमेट्रिक क्लियर है, तो इसलिए एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव की डिमांड भी पूरी कर रहा है, इसलिए दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो दिस एग्जांपल इज द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, विच इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। विच इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, विच इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ये क्लियर है, चूंकि वो पार्शियल ऑर्डर की सारी शर्तों को होल्ड करता है, इसलिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, राइट। तो ये रिलेशन आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओके। तो दिस रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई। अब हम थोड़ा सा इनवर्स रिलेशन पे फोकस करेंगे। इनवर्स रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन a relation, let R be the relation from A to B, then the relation from B to A is called inverse of R. R का इनवर्स कहलाएगा, इट इज डिनोटेड बाई R इनवर्स। इसको हम कैसे नोट करते हैं? R इनवर्स से। ये कहलाता है इनवर्स रिलेशन। जैसे हमने एक R डिफाइंड किया 1 2 2 3 1 4, ये एक रिलेशन है, राइट। रिलेशन है चूंकि A क्रॉस B कोई भी दो सेट हम कंसीडर कर लें, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट लिया है, या 2 3 हम दे देते हैं यहाँ से 2 और 3। ये एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं, ए सेट भी लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और एक बी सेट हमने लिया है, बी सेट में भी 2 3 मेंबर्स हैं। इसके सारे पेयर्स बना देंगे, उसी का आर सबसेट है और ये एक रिलेशन है। इसलिए इनवर्स जब हम फाइंड करेंगे तो इनवर्स के लिए क्या कहा है? बी से ए पर रिलेशन होना चाहिए, इसलिए सबके ऑर्डर बदल जाएंगे। 2 1 से रिलेटेड हो जाएगा, 3 2 से रिलेटेड हो जाएगा और 2 3 से रिलेटेड हो जाएगा, 2 1 से रिलेटेड हो जाएगा और 3 2 से 2 3 से रिलेटेड हो जाएगा। इसलिए ये रिलेशन आपका क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रिलेशन दिया है उसके हर पेयर्स के ऑर्डर चेंज करने हैं, ऑर्डर बदल देना है। 1 2 लिखा 2 1 कर देना है, 2 3 लिखा 3 2 कर देना है, 2 3 लिखा 3 2 कर देना है। इसका अभी ऑर्डर बदलेगा। ये सेम मेंबर्स हो गए भाई। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम 2 1
कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 2 1 हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो है इनवर्स है, इनवर्स में सिर्फ ऑर्डर आपको चेंज करने होते हैं, तो ऑर्डर हम चेंज कर देंगे, यही रिलेशन आपके रिलेशन बन जाएगा, इनवर्स रिलेशन क्लियर हो जाएगा। 2 1, ये 1 2 आ जाएगा, सॉरी 1 2 हो जाएगा। सारे एलिमेंट्स के पेयर बदलने हैं, और पेयर बदल देंगे तो उसका इनवर्स हो जाएगा। चूंकि इनवर्स बी से ए पर होता है, तो दूसरा जो पेयर होता है वो आपका पहले पेयर से रिलेटेड हो जाएगा। इतना बस चेंज करना है, तो यहाँ से इनवर्स क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी रिलेशन का हम इनवर्स बना सकते हैं केवल पेयर को इंटरचेंज करके, राइट। तो इनवर्स रिलेशन भी यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा एक कंपोजिशन रिलेशन और डिफाइन करना चाहते हैं, बस कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ ए रिलेशन। A relation R from A to B and a relation S from B to C, then the relation A to C is called composition of R and S. It is denoted by SOR, और इस रिलेशन को SOR से डिनोट करते हैं। जैसे ये हमने एक रिलेशन मान लिया A सेट है, B ये सेट है, और C ये सेट है। A से B पर एक रिलेशन R डिफाइंड किया है, और B से C पर रिलेशन S डिफाइंड किया है। तो A से C पर एक रिलेशन बनेगा, उसे SOR कहते हैं। ये SOR जो रिलेशन बनेगा यही कहलाता है कंपोजिशन रिलेशन, राइट। A से B पर एक सेट रिलेशन R और B से C पर रिलेशन S है, तो A से C पर जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन R और S का कंपोजिशन कहलाएगा, और कंपोजिशन को हम SOR से डिनोट करते हैं। जो भी रिलेशन होंगे, पहले रिलेशन ये और फिर रिलेशन ये, जब दो रिलेशन को हम ऑपरेट करते हैं, दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनके बीच में एक ऑपरेशन यूज होता है, इसलिए हमने ये ब्लॉक लगा दिया है, S ब्लॉक। और O से डिनोट करते हैं, ये O मीन्स ऑपरेशन होता है, इसको हम ब्लॉक भी पढ़ते हैं, तो ब्लॉक शब्द नाम ले लेते हैं। SOR ये है कंपोजिशन रिलेशन, राइट। जैसे यहाँ R A से B पर एक रिलेशन हो जाएगा, R सच दैट A to B ये रिलेशन हो गया, और S सच दैट B to C रिलेशन हो गया। तो अब SOR जो रिलेशन बनेगा A to C यही कहलाएगा कंपोजिशन रिलेशन, और यही हमने डिफाइन किया है, ये रिलेशन का कंपोजिशन ही होता है, इसे कंपोजिशन रिलेशन कहते हैं, राइट। तो कंपोजिशन रिलेशन को आपको याद रखना है, जो A से C पर जो रिलेशन डिफाइंड होगा वही कंपोजिशन रिलेशन है। कंपोजिशन रिलेशन की, अब यहाँ पर रिलेशन की बारे में भी याद रखना है कि रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी हमें याद रखना है। R पता है, R इनवर्स भी पता कर लेंगे, और इसमें से ये भी देख लीजिएगा,
राइट। तो कुछ मैं यहाँ प्रॉपर्टीज लिखूंगा बस। आर इनवर्स का होल इनवर्स बराबर आर ही होता है। किसी रिलेशन का इनवर्स करते हैं तो एज ए सेम रिलेशन आ जाता है। अब ये हम कह सकते हैं एस ओ आर कोई कंपोजिशन है, होल इनवर्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। ये दो प्रॉपर्टी है और ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा भाई। इनका यूज भी कहीं आए तो हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी आपके सामने है। आर इनवर्स का होल इनवर्स बराबर आर इनवर्स है, जो सेम रिलेशन हो जाएगा। एस ओ आर का होल इनवर्स बराबर आर इनवर्स ऑपरेशन एस इनवर्स हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम थोड़ा फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ए रिलेशन एफ इज मैपिंग ए टू बी relation f a to b is a function if every element of a which every element of a which is related to which is associated to unique element of B. A relation f a to b is a function if every element of a which is associated to unique element of b. मतलब कोई भी रिलेशन a से b पर फंक्शन बनेगा यदि a का एवरी एलिमेंट ऑफ a which associated with unique element of b, a का हर मेंबर b के साथ यूनिक मेंबर से एसोसिएट होता है, तो वो आपका जो फंक्शन है, वो रिलेशन है, वो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ए टू बी 1 2 3 ए बी सी, 1 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन बी से, 3 का रिलेशन सी से। ये हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। 1 2 3 ए बी सी, 1 का रिलेशन ए से, 1 का रिलेशन बी से, 2 का रिलेशन सी से और 3 का रिलेशन डी से। ए बी 1 2 3 ए बी सी, 1 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन बी से। ए बी 1 2 3 ए रिलेशन बी, 1 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन ए से, 3 का रिलेशन ए से। अब हमें ये बताना है कौन सा ये रिलेशन फंक्शन है। सभी रिलेशन के एरो डायग्राम बनाए हैं, इसमें से कौन फंक्शन को फॉलो अप करेगा ये आपको बताना है। ये डेफिनेशन किसको वैलिड करेगा, इसमें हमने लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए विच इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ए का हर मेंबर बी की यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होगा, वही रिलेशन आपका फंक्शन क्लियर होगा। और जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा वो फंक्शन नहीं बन सकता है। जैसे पहले वाले में देखिए, पहले वाले में 1 का
ए से एसोसिएट हो रहा, 2 बी से एसोसिएट हो रहा, सी से 3 सी से एसोसिएट हो रहा है। तो ये तो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं कि ये फंक्शन है। इसकी बात करें दूसरे वाले की, तीसरे वाले में भी शब्द लगा है, हमने लिखा एवरी एलिमेंट ऑफ ए विच एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, लेकिन ए का एलिमेंट एवरी शब्द लगा हुआ है और यहां ए का एवरी एलिमेंट एसोसिएट नहीं हो रहा है, 3 एसोसिएट नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी आपका फंक्शन नहीं बन सकता है। इसमें शब्द लगा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए विच एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। फंक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन एज ए मशीन, फंक्शन एकदम मशीन की तरह वर्क करता है, जैसा मशीन वर्क करती है वैसा फंक्शन ही वर्क करता है। तो हम मशीन को जोड़ देते हैं और उसको इससे हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि यहाँ शब्द लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए विच एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यहां पर ए का 1 मेंबर्स बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो रहा, एक मेंबर बी के मोर देन 1 एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है। फंक्शन जो मशीन की तरह वर्क करता है, जैसे हम मान लीजिए जूस निकालने वाली मशीन ही होती है, हम यहाँ अनार डालेंगे तो हमें 2 चीज, क्या 2 जूस मिल सकते हैं क्या अलग अलग? नहीं मिल सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए ये मशीन के अपोजिट वर्क हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसकी भी बात कर लें तो जैसे हमने 3 यहाँ पर मान लीजिए कुछ मशीन में अनार ही डाले, उसका जूस नहीं मिला, उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये भी मशीन का अपोजिट है, मशीन ही खराब हो गई। इधर की बात करें, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए हमने अनार, मौसमी, संतरा सब मिक्स कर दिया तो उसका एक जूस कंप्लीट हो जाएगा, ये भी उस मशीन की तरह बिहेवियर रख रहा है, तो ये भी एक फंक्शन है। ये 2 फंक्शन नहीं है, इसमें हमें 2 चीज़ पर ही फोकस करना है कि इस ए में कोई भी मेंबर्स ब्लैंक नहीं होना चाहिए, विदाउट एसोसिएट नहीं होना चाहिए, और इसका कोई भी मेंबर मोर देन 1 एलिमेंट से एसोसिएट नहीं होना चाहिए। बस इतनी 2 चीज़ें याद रखना है, जो इस शर्त को होल्ड करेगा वही आपका फंक्शन हो जाएगा, और जो नहीं होल्ड करेगा वो फंक्शन नहीं बन सकता है। चूंकि मैंने रिलेशन के 4 टाइप बताए थे कि रिलेशन 1-1 हो सकता है, 1 मैनी रिलेशन हो सकता है, मैनी 1 रिलेशन हो सकता है, मैनी मैनी रिलेशन हो सकता है। उसमें रिलेशन में मैंने कहा था 4 रिलेशन में 2 ही फंक्शन बनते हैं। फंक्शन में मैंने 2 ही शब्द कहा था, 1-1 और मैनी 1, 2 शब्द 1-1, एक पर एसोसिएशन जाए तो ये 1-1 रिलेशन है, ये 1-1 रिलेशन है, इसलिए फंक्शन क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन बनेगा। और ये आपका मैनी 1 रिलेशन बन रहा है, मैनी 1 रिलेशन भी एक फंक्शन बनेगा। ये 1 मैनी रिलेशन है, 1 मैनी रिलेशन कभी फंक्शन नहीं बनेगा। जो 4 टाइप के रिलेशन बताए थे, 2 ही फंक्शन के नाम पे आएंगे, या तो 1-1 और या फिर मैनी 1, यही फंक्शन बन सकते हैं और कोई फंक्शन नहीं बनेगा। इसलिए ये फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन की केवल डेफिनेशन आपको वैलिड करना है, और यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा तो हम फंक्शन क्लियर कर देंगे कि ये फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब हमारी बात ये है कि हम कुछ फंक्शन के नामकरण करेंगे। जो फंक्शन, जितने भी टाइप के फंक्शन यहाँ आपको पढ़ना है, पूरे IIT में जो भी वैलिड हैं उन सब के नामकरण यहाँ हम करेंगे, उन फंक्शन के नामकरण करेंगे। कितने टाइप के फंक्शन होते हैं? फंक्शन के टाइप 2 ही माने गए हैं, नंबर 1 एल्जेब्रिक और दूसरा ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है। और ये फंक्शन को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे डिफाइन करेंगे और पूरे सबके नामकरण करेंगे विद ग्राफ सहित। और इस लेक्चर को मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। थैंक यू।